डियर स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कल की क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता कैसे है, क्या होता है, कैसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए, विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कैपेसिटी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में व्यक्त किया जाता है। जैसे एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो पेंसिल बैटरी खरीद के लाते हैं घरों में, उस पेंसिल बैटरी के ऊपर लिखा हुआ होता है 1.5 वोल्ट। अब 1.5 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। अगर आप उस पेंसिल बैटरी को घड़ी में लगाते हैं तो वह कितना विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, तो उसका वोल्टेज वोल्टमीटर में व्यक्त किया जाएगा 1.5 वोल्ट। तो ये होता है विद्युत वाहक जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें किसी भी रासायनिक सेल के विद्युत प्रवाह करने की क्षमता को व्यक्त करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, विभवों में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो जब आप किसी रासायनिक सेल से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं तो उस वक्त रासायनिक सेल से प्रवाहित किए जाने वाले विद्युत धारा को हम लोग विभवांतर कहते हैं, यानी विभवों के बीच अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस। दो बिंदुओं के बीच, दो पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल का अंतर होता है तो उन पोटेंशियल के अंतर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब, जबकि आप सेल का उपयोग कर रहे होते हैं, जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही होती है, तब क्या होता है कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, विभवों में अंतर होता है, जिसमें कि कंज्यूम करने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के तरफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत वाहक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। परंतु जब आप सेल खरीद के लाते हैं तो उस समय उससे कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा रही होती है। तो उस समय उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का जो अंतर होता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यानी कि जब यह सेल तैयार किया गया, उस सेल में उपस्थित विद्युत धारा की मात्रा को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, विद्युत वाहक बल का उपयोग करते हैं। तो क्या हो गया, या किसी भी रासायनिक सेल का वह बल जो कि विद्युत को प्रवाहित करता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल के द्वारा प्रवाहित किए जाने वाले विद्युत को हम लोग विद्युत वाहक बल के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं विद्युत वाहक बल को। यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं क्या, जब किसी रासायनिक सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा रही हो तो उस सेल के पोटेंशियल का डिफरेंस सेल के पोटेंशियल का डिफरेंस विद्युत वाहक बल कहलाता है, या विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
कहते हैं। तो दो पोटेंशियल के बीच का अंतर यानी दो विभवों के बीच का अंतर किसी भी सेल का जब वह उपयोग में नहीं लाया जा रहा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे यानी विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर क्या लिख सकते हैं? सेल के विभवों का अंतर जब सेल का उपयोग नहीं किया जा रहा हो, यानी जब सेल का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसमें उपस्थित एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड मौजूद होंगे किसी भी वैद्युत रासायनिक सेल में। तो एनोड और कैथोड के बीच के पोटेंशियल का जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे एक कंफ्यूजन होगा कि क्या डिफरेंस है विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में और पोटेंशियल डिफरेंस में, विभवांतर में। तो चलिए हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यहां पे हम लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको लिख दीजिए विद्युत वाहक बल, और इसको क्या कहेंगे? विभवांतर। तो ये हो गया विद्युत वाहक बल और ये विभवांतर। तो दोनों में अंतर क्या है हम अंतर आपको बताते हैं, फिर आपको समझ में आएगा अंतर क्या है। तो देखिए अगर आप किसी सेल को लेते हैं, मान लिया जाए कि ये आपका एक सेल है, तो देखिए ये अगर आपका एक सेल है, मान लीजिए आप पेंसिल बैटरी ले रहे हैं तो इसमें वोल्टेज 1.5 वोल्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको कि पेंसिल बैटरी जब भी आप लाएंगे तो उसका वोल्टेज कितना मिलता है? 1.5 वोल्ट। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो किस तरह कार्य करेगा? तो आपका कैथोड की तरह कार्य करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो कैथोड होगा, जबकि नेगेटिव टर्मिनल आपका एनोड होगा, क्योंकि आपको पता है वैद्युत रासायनिक सेल में एनोड पे का चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का अंतर होता है उसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। कब? जबकि ये उपयोग में नहीं लिया जा रहा होता है। यानी कि आप जो नया बैटरी खरीद रहे हैं उसके इलेक्ट्रोडों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहेंगे। अब जैसे देखिए इसे आपने क्या किया है कि एक बल्ब से कनेक्ट किया है, ध्यान दीजिए आपने इसे क्या किया है? एक बल्ब से कनेक्ट किया है। आपने जब इसको बल्ब से कनेक्ट कर दिया, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और यह विद्युत धारा जब इसमें आएगी तो इसमें आने के बाद यह अपना एक सर्किट पूरा करेगा, और जब ये अपना सर्किट पूरा करेगा तो ये बल्ब क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा यानी जलने लगेगा। तो अब इस बैटरी का उपयोग करके आप इस बल्ब को जला रहे हैं यानी विद्युत धारा का उपयोग कर रहे हैं। अब इस बैटरी के यानी सेल के एनोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बीच का जो अंतर होगा, किसका अंतर? पोटेंशियल का। बीच के पोटेंशियल का जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। यानी कि सेल जब उपयोग में लिया जा रहा हो तो उसके इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, और जब सेल उपयोग में नहीं लिया जा रहा हो उस वक्त उसके इलेक्ट्रोडों के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाएगा?
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। बस इतना अंतर, एक तरह से आप चाहें तो कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अंतर इतना है कि जब सर्किट पूरा होता है यानी कि बैटरी सेल को यूज करते हैं तो उस वक्त दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का जो पोटेंशियल का अंतर होता है उसे हम विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जबकि जब सेल का उपयोग नहीं लिया जा रहा होता यानी कि सर्किट जब ओपन रहता है तो उस अवस्था में कैथोड और एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल का अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग वोल्ट मीटर में प्राप्त करते हैं जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्ट मीटर में नहीं प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मान हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम होता है। चलिए हम लोग अंतर लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जब वैद्युत रासायनिक सेल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा रही हो तो दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बीच का अंतर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। यानी एक बात और आप लिख सकते हैं, जब सर्किट ओपन रहता है तो सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो क्या रहता है? सेल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहता है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में लिख रहे हैं, जब वैद्युत रासायनिक सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही होती है तो क्या हो गया? जब वैद्युत रासायनिक सेल से विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही होती है तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल का अंतर को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और एक बात और लिखिएगा, जब सर्किट क्लोज होता है तो क्या लिख रहे हैं? जब सर्किट क्लोज होता है तो इलेक्ट्रोड्स के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। और एक बात ध्यान और रखना है, पोटेंशियल ईएमएफ हमेशा वोल्ट मीटर से मापते हैं। ध्यान रखिएगा, ईएमएफ हमेशा किससे मापेंगे? वोल्ट मीटर से मापेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं किसी भी सेल का। अगर कोई सेल है आपके पास तो उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में यहाँ पे लिखिए और उसके बाद हम लोग प्राप्त करने का तरीका पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो ध्यान दीजिए ई नॉट, जिसको कि EMF कहते हैं, इसे प्राप्त करने का तरीका क्या है कि पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे लिखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी कि आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट यानी EMF बराबर कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। ये या फिर आप लिख सकते हैं ई नॉट सेल बराबर क्या लिख सकते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये लिख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो चलिए ये सारी बातें हो गई जिसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राप्त करने के लिए आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड में से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड को घटाना होता है। और एक बात और यहाँ पे हम करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का मान ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, उसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए और इसे हम उदाहरण द्वारा व्यक्त करते हैं। तो चलिए हम फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख के फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के माध्यम से। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, ई नॉट सेल बराबर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो क्या हो गया, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब देखिए हम पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी कि कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड
विभव। तो कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए कैथोड पर हमेशा कौन सी प्रतिक्रिया होती है, हमेशा अवकरण की प्रतिक्रिया होती है। और कैथोड पर जब अवकरण की प्रतिक्रिया होती है तो अवकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, यानी कि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, इसलिए कैथोड का मान धनात्मक होता है। इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कैथोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैथोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हमेशा पॉजिटिव आता है, होता है। क्यों होता है, यहाँ पे लिखिए, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होने की वजह से उसका मान धनात्मक होता है, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड का मान कैसा आएगा, हमेशा धनात्मक आएगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हम लोग कर लेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एनोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या हो गया, एनोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हमेशा निगेटिव होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, अतः उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। जबकि कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाएगा, और वहां पे ऋणात्मक आवेश नहीं होने की वजह से कैथोड पे हमेशा धनात्मक मान आएगा, अतः कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान धनात्मक होता है। तो चलिए यहां तक नोट कीजिए, अब इसके आगे बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक रिएक्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, या फिर एक सेल के आधार पे समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है कि आपके पास यहाँ पर Zn जो है वह Zn सॉलिड ZnSO4 एक्वस में कन्वर्ट कर रहा है, और ये शार्ट ब्रिज हो गया, और यहाँ पे CuSO4 जो एक्वस है वह कन्वर्ट कर रहा है कॉपर सॉलिड में। देखिए, ये एक सेल रिएक्शन है। हम आपको पहले सेल रिएक्शन के बारे में बताएंगे, सेल को रिएक्शन में रिप्रेजेंट करने के बारे में बताएंगे, उसके बाद इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, यह क्या होता है, ये लाइन होता है आपका धातु के क्या लिख सकते हैं, जलीय विलयन में परिवर्तन को यह दर्शा रहा है। और देखिए, जिंक से ZnSO4 में तब्दील हो रहा है,
और ये लाइन आपका क्या दर्शाएगा, इसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज यानी कि ये क्या हो गया, लवण सेतु, लवण सेतु हो गया। और ये लाइन फिर से आपको क्या दर्शाएगा, धातु के जलीय विलयन, जलीय विलयन से धातु में परिवर्तन। तो धातु के जलीय विलयन से धातु में परिवर्तन को यह लाइन दिखा रहा है, और यह लाइन दिखा रहा है धातु के जलीय विलयन में धातु से धातु के, यहाँ पे आप लिख देंगे धातु से धातु के जलीय विलयन में परिवर्तन, यानी ये आपको दर्शा रहा है प्रतिक्रिया को, और ये भी आपको क्या दर्शा रहा है, प्रतिक्रिया को। और ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया। इस आधार पे हम लोग क्या लिखते हैं, किसी भी सेल को निरूपित करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, लवण सेतु से बायां, ये हो गया बायां, यानी इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे किस तरह की अभिक्रिया हो रही है, जिंक Zn+2 में बदल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हमेशा ध्यान रखिएगा, लवण सेतु से बाहर बाएं की जो अभिक्रिया होगी वो कैसा होगा, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होगा, एनोड के ऊपर। यानी ध्यान रखना है, इस सेल रिएक्शन में जिंक किस तरह वर्क करेगा, तो एनोड की तरह, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह से लवण सेतु से दाएं, ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। ध्यान दीजिए, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन किस पे होता है, तो कैथोड पर होता है। और ये हमारा क्या हो गया, दायां, जिसको कहते हैं राइट हैंड साइड। तो ये कैसा हो गया आपका, राइट हैंड साइड। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, लवण सेतु से दाएं आपका कैथोड होगा, और लवण सेतु से बाएं आपका एनोड होगा। ये हमेशा सेल निरूपण में ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग एक सेल बनाएंगे, और सेल बनाकर फिर हम आपको दर्शाएंगे कि किस तरह से आप ये सेल को निरूपित कर सकते हैं, या फिर अगर कोई सेल रिएक्शन आपका दिया हुआ है तो उस सेल रिएक्शन से आप सेल कैसे बना सकते हैं। तो फिलहाल तो ये आपको समझ में आ गया कि इस तरह की अगर कोई सेल रिएक्शन आपका लिखा हुआ है, तो बीच वाले दो खड़ी लाइन को हम लोग लवण सेतु दर्शाते हैं, और लवण सेतु से बाएं वाला जो अर्ध सेल होता है उसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और लवण सेतु से दाएं वाले सेल को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल कहेंगे। रिडक्शन हाफ सेल हो गया, यानी यह हो गया ऑक्सीकरण अर्ध सेल, और ये क्या हो गया आपका, अवकरण अर्ध सेल। तो आपको मिल गया। अब देखिए इसको एक तरह से और निरूपित करेंगे, क्या, Zn जो है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, Zn+2 में। ध्यान दीजिए, अगर आप इस लवण को जल में डालेंगे तो क्या होगा, ये अपने आयनों में टूटेगा, और आयनों में टूटेगा तो किस प्रकार टूटेगा, यहाँ पे हम दर्शा दें, Zn2+ और SO4 2- में टूटेगा। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो अवकरण अर्ध सेल है, तो यह जल में जाने के बाद Cu+2 और SO4 2- में टूटेगा, और ये तो कॉपर हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर सेल रिएक्शन, Cu+2 बदल रहा है किस में, कॉपर सॉल्यूट में। तो ये हो रहा है अवकरण, और ये हो रहा है ऑक्सीकरण। अब इसका आपको ये हो गया कैथोड और एनोड। अब कैथोड और एनोड दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको पता है तो आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम यहाँ पे दे रहे हैं पहला कंडीशन, Zn+2 से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये Zn सॉलिड में बदलेगा, यानी क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। और रिडक्शन हो रहा है तो इसका E0 का मान जो हो रहा है, E0 रिडक्शन का मान जो हो रहा है वो हो रहा है -0.741 वोल्ट आ गया। इसका किसका आपको दिया हुआ है, Zn+2 से Zn सॉलिड में बदलने के लिए रिडक्शन का मान कितना हो गया, 0.741। और इधर मान आपका दिया हुआ है क्या, Cu
+2 से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जब ये Cu सॉलिड में बदलेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, E0 का मान, E0 रिडक्शन का मान इसका दिया हुआ है, वह कितना है +0.34। तो E0 जिंक के इलेक्ट्रोड का E0 रिडक्शन का मान दिया हुआ है और कॉपर के इलेक्ट्रोड का E0 रिडक्शन का मान दिया हुआ है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपका हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, E0 सेल बराबर आपने लिखा था E0 कैथोड माइनस E0 एनोड आपने लिखा है, और E0 कैथोड और E0 एनोड का अगर मान आप रखें तो E0 सेल बराबर क्या लिख सकते हैं, E0 कैथोड का मान कितना है +0.34, और आप माइनस करेंगे E0 एनोड को, और E0 एनोड का मान कितना है -741, और इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो E0 सेल का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 0.34 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बराबर लिख सकते +0.34 प्लस 0.741 और जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 415 हो जाएगा, 415 हो गया, 437 हो जाएगा, और ये 7 का 437 हो जाएगा, और ये 7 का 7 हो जाएगा, यानी कि कितना मिल गया आपको 775 धनात्मक में। तो ये धनात्मक वोल्ट में E0 सेल का मान आ गया आपके पास। तो एक मिनट, एक गलत योग हो गया आपका, 3 4 0 यहाँ पे मान लीजिएगा, और कितना हो जाएगा, गलत योग हो गया, इसका योग कितना करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 3 7 10 हो जाएगा, 7 3 10, तो कितना हो जाएगा 1.081 क्या मिल गया आपको, वोल्ट मिल गया। इस प्रकार से आप किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, उसके बाद आप निकालना सीख जाएंगे कि अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का आपको प्राप्त है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का आपको प्राप्त है, तो किस आधार से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी सेल का प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक सेल आपके पास दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि आयरन सॉलिड जो है वो किस में बदल रहा है, फेरस सल्फेट में बदल रहा है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो किस में बदल रहा है, कॉपर में बदल रहा है। और ध्यान दीजिएगा ये सॉल्ट ब्रिज से बायां साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कहला जाएगा, आपका एनोड कहला जाएगा, और राइट हैंड साइड वाला क्या कहला जाएगा, आपका कैथोड कहला जाएगा। और आपका मान दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का दिया हुआ -0.44 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का दिया हुआ है +0.34 वोल्ट। अब आपको बोल रहा है कि ये जो सेल आपके पास है, इस सेल का आपको निकालना है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए E0 सेल बराबर क्या लिख सकते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब ध्यान दीजिए, कैथोड कौन और एनोड कौन, तो सॉल्ट ब्रिज से दाएं यानी राइट हैंड साइड वाला जो सेल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, कैथोड हाफ रिएक्शन, और इधर क्या हो जाएगा, सॉल्ट ब्रिज से बाएं वाला जो सेल है, हाफ सेल है, वो एनोड हाफ सेल हो जाएगा। यानी इसको क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल। तो क्या हो जाएगा, E0 सेल बराबर E0 कैथोड का मान कितना दिया हुआ है, +0.34 वोल्ट। ठीक है, E0 सेल का मान कितना दिया हुआ है, +0.34 वोल्ट, जबकि E0 का एनोड का मान कितना दिया हुआ है, -0.44 वोल्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, +0.34 माइनस माइनस +0.44,
वोल्ट। क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर क्या हो गया, 4 4 8 4 3 7 और क्या हो जाएगा 0.78 वोल्ट। ये क्या मिल गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ये ध्यान रखना है, इस तरह से आप किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि आप क्या लिखते हैं सेल रिएक्शन में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू, माइनस करते हैं आप लोग क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। यानी दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान ऋणात्मक होता है, इधर हम लिखेंगे, और कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान धनात्मक होता है। अगर सेल को हम बदल दें, ये जो सेल आपका है, इस सेल का ई नॉट का वैल्यू आपका 0.78 वोल्ट है। तो अगर हम सेल को बदल दें, रिएक्शन को उल्टा कर दें, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान नहीं बदलता है, मान वही का वही रहेगा, बस क्या अंतर बदल जाएगा उसके चिन्ह में। अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड बना दें और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड बना दें, तो उसके पोटेंशियल का मान हमेशा बराबर रहेगा, वही रहेगा, परंतु उनका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं Ap+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम दे रहे हैं, देखिए Ap+2 इलेक्ट्रॉन बदल रहा है किसमें, Fe सॉलिड में, और इसका ई नॉट Fe का मान आपका कितना दिया हुआ है, -0.44 वोल्ट। अब देखिए ये क्या रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है रिडक्शन का, ठीक है। अब देखिए हम रिएक्शन को बदल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, Fe को बदल रहे हैं, Fe+2 इलेक्ट्रॉन, उल्टा हो गया, ये रिडक्शन हो रहा था, ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो अब क्या मान आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Fe बराबर आप क्या लिख देंगे, +0.44 वोल्ट। ध्यान रखिएगा, अगर आप रिडक्शन वाले रिएक्शन को ऑक्सीडेशन में बदलते हैं तो वैल्यू समान रहेगा, परंतु उसके मान में, चिन्ह में बदलाव आएगा, ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक हो जाएगा। और एक और एग्जांपल हम आपको बताएं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला एग्जांपल इसको लीजिए, कॉपर, सपोज कीजिए कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन का ई नॉट कॉपर का मान आपको दिया हुआ है कितना, -0.34 वोल्ट। यानी ये क्या रिएक्शन हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। याद रहिए आप लोग को बार बार आगाह किया जा रहा है कि जब भी आप लोग घर से बाहर निकलते हैं, एक मिनट, चलिए तो आप ध्यान दीजिए, अगर ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को हम पलट रहे हैं, देखिए कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन अब बन जाएगा कॉपर सॉलिड। अब देखिए ई नॉट कॉपर का मान अब कितना आ जाएगा, वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन इसका मान बदल जाएगा, +0.34 वोल्ट। और ये क्या रिएक्शन हो गया आपका, रिडक्शन का रिएक्शन हो गया। तो ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन का अगर आपको प्राप्त है तो आप उसके चिन्ह को बदलकर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपको प्राप्त है तो उसके चिन्ह का मान बदलकर आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान पता है तो उसके चिन्ह को बदलकर आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान बता सकते हैं।
तो ये आपको आज हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, किसी भी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को कुछ तरह परेशानी हो, कुछ तरह की परेशानी हो, जैसे कुछ नहीं समझ में आए तो वो कमेंट कर सकते हैं और फिर उनको समाधान दिया जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़िए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, इन सब एग्जाम्पल्स को आप लोग नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद आज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कल हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे और एक इक्वेशन है नस्ट इक्वेशन, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो स्टूडेंट कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके हमें बताइए। जो बच्चे नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।